Welcome back. Let's begin. और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा टॉपिक हमारा क्या है, सरकारी नौकरी ही क्यों। टॉपिक बड़ा थोड़ा गंभीर है, लेकिन हम इसको हंसी मजाक में थोड़ा व्यंग में लेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आए हैं गुरुजी गजेंद्र सर, जो कि पिछले 6 सालों से या मोर देन 6 ईयर्स बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। और इनसे मिलिए आप। गजेंद्र सर नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने ये पॉडकास्ट रखा। अब बात आती है कि आपने जो आज का टॉपिक रखा है वो है सरकारी नौकरी ही क्यों। सर, अभी करंट सिनेरियो में देखा जा रहा है कि हर कोई युवा, जो बच्चा चाहो 12th की हो या ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहा है, कंपटीशन तैयारी कर रहा है, घंटे घंटे लाइब्रेरी में बैठा है। तो ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट नौकरी में कि सब युवाओं का जो रुझान है वो गवर्नमेंट नौकरी की तरफ है? जैसा कि सर आपने पूछा कि आज का जो युवा है वो सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहा है, तो उसके क्या दो पॉइंट है। अगर अपन गंभीर विषय पे बात करें तो उसके लिए ये है कि एक तो जॉब सिक्योरिटी है उसमें, और दूसरा ये है कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, और तीसरा ये है कि एक वो सेफ्टी है कि आप जैसे अगर 60 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, तो उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर वो अपन हंसी मजाक में बात करें तो उसके पीछे ये है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं होगी तो आपको बिहार जाना पड़ेगा। बिहार जाना पड़ेगा? मतलब बिहार में क्या रोजगार लग जाएगा उसका? वहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो बिहार में रोजगार तो नहीं लगेगा, लेकिन लॉटरी जरूर लगेगी। देखो, युवा है तो उसे चाहिए कि उसको एक सुंदर बीवी मिले, तो अगर वो सरकारी नौकरी में है तो उसे लाडी के साथ गाड़ी भी मिलेगी। लेकिन अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसे बिहार जाना पड़ेगा, जहाँ पे उसे पे करना पड़ेगा जैसे 2-2.5 लाख रुपए, और उसको बीवी मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, वो बीवी आएगी, वो 2-3 दिन आपके घर में रहेगी, उसके साथ में उसका साला भी आएगा जो कट्टा लेके आएगा। 2-3 दिन वो यहाँ रहेगा, फिर आपको रात को कुछ खिलाएगी और आपके गहने और पैसे लेके वो फरार हो जाएगी। फिर आप सिर पकड़ के बैठे रहोगे। कि ऐसे कैसे संभव है? बिहार जाएंगे, वहाँ इस तरीके से काम होता है? क्या ऐसा होता है अभी यहाँ पे? बिल्कुल सर, ऐसा हो रहा है, और जो ऑडियंस बैठी है वो भी ये बात जानती है कि आजकल ऐसा ही हो रहा है। जैसे आजकल गांव में देखोगे तो आपके आसपास गांव में या आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा मिल जाएगा। सर, आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब का जो बंदा है उसकी शादी आराम से हो जाती है, वो प्राइवेट जो कंपनी में जॉब कर रहा है या जो बिजनेस कर रहा है उसकी शादी के चांसेस कम होते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसी बात नहीं है, उसकी भी शादी होती है, लेकिन उसके थोड़ी सी व्यवधान आता है। जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, जो सरकारी नौकरी वाला है तो उसकी शादी होगी तो एक अच्छी दुल्हन आएगी। जैसा कि एक युवा की वो सोच होती है कि सुंदर सुशील कन्या चाहिए, तो उससे वहाँ सुंदर सुशील कन्या मिलेगी। चाहे जो युवा है वो काला है, छोटा है, मोटा है, चाहे कैसा भी है, उसे अच्छी और सुंदर सुशील कन्या मिलेगी। जैसे आजकल रील्स वायरल हो रही है, आप देख रहे हो कि जो लड़की है वो बहुत सुंदर है ऐश्वर्या राय की तरह, और जो लड़का है वो काला सा है, लेकिन लोग उस पर कहते हैं ये साला कहाँ से लाया, ये क्या सरकारी नौकरी में है? तो बिल्कुल वो सरकारी नौकरी में है। अब दूसरी बात पे आते हैं अपन कि जो सरकारी नौकरी वाला है उसे लाडी के साथ में गाड़ी भी मिलेगी, और प्राइवेट नौकरी वाला है उसे अपने जेब से पैसे खर्च करके गाड़ी लानी पड़ेगी, और उसको तेल भी खुद को भरवाना पड़ेगा, किस्तें भी खुद को देनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी वाले के साथ ये फायदा है कि उसका ससुर भरेगा उसकी किस्तें और गाड़ी का तेल भी। अच्छा सर, आपने ये बात बोली कि प्राइवेट जॉब में जो कोई जॉब बंदा है वो गाड़ी अपने पैसे से लेके आएगा और किस्त खुद भरेगा, और अगर गवर्नमेंट जॉब का जो बंदा है उसकी शादी होगी, उसको शादी में गाड़ी मिलेगी और उसकी जो गाड़ी की ईएमआई होगी वो उसके ससुर भरेंगे। अच्छा, बात तो सर आपकी कितनी सत्यता है ये कमेंट्स बताएं, हमें कमेंट्स करेंगे व्यूवर्स कि क्या वाकई ये बात में सत्यता है, तो इस पर हमें जरूर बताइए आप। तो सर ये बताइए, तो मतलब मेन फोकस आपका ये है कि गवर्नमेंट जॉब है तो ही शादी है, तो इसका मतलब ये हो कि लड़की, इनके जो पेरेंट्स हैं, क्या उनकी डिमांड ये है कि हमारा जो है दामाद है वो गवर्नमेंट होना चाहिए? जैसा कि सर आपने अभी बताया, तो 1-2 मिनट के लिए मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो आज चर्चा का विषय रखा कि सरकारी नौकरी ही क्यों,
तो इस टॉपिक की बजाय पॉडकास्ट का विषय अगर आप ये रखते तो ज़्यादा बेटर रहता कि सरकारी नौकरी ही क्यों बेटी के बाप को। कुल मिला के आप ऐसा कह रहे हो कि जो गवर्नमेंट जॉब की नीड है वो उसके लड़के और लड़के परिवार को नहीं है, बल्कि उसके आने वाली जो वाइफ है उसके परिवार को जरूरत है। मतलब डिमांड वहाँ से क्रिएट हो रही है कि भाई हमें सरकारी दामाद चाहिए, इसलिए लोग भाग रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। ऐसा नहीं कि वो अपनी स्टेबल जॉब चाह रहे हैं, एक फिक्स सैलरी चाह रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस चाह रहे हैं। सर जो आप कह रहे हो कि क्या बोलते हैं, वो आपने भी कहा कि जो लड़की पक्ष वर्ग वधु पक्ष है उसी को चाहिए क्या सरकारी नौकरी, तो इसका जवाब है बिल्कुल, जो लड़की वाले हैं उन्हीं को चाहिए सरकारी नौकरी। ऐसा नहीं है कि लड़के के बाप को सरकारी नौकरी चाहिए। तो उसमें क्या है कि जो बेटी का बाप है वो ये सोचता है कि क्या है कि इसमें नौकरी नहीं मिलेगी उसकी जगह, तो उस वजह से वो थोड़ा सिक्योरिटी की पर्पज से जाता है और वो सोचता है कि ये ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं, आप सही कह रहे हो। आप कहने मतलब ये है कि पेरेंट्स अपनी बच्ची की ज़िंदगी के प्रति थोड़ा सा चिंतित रहता है और इसलिए वो चाहता है कि दामाद सरकारी हो। लेकिन सर ये बताओ, युवा है वो कंपटीशन की तरफ भाग रहा है एग्जाम के लिए, 12 घंटे 16 घंटे पढ़ रहा है। सर पोस्टें आती हैं 1000, एग्जाम देने वाले तो हैं 5 लाख। तो बाकी जो बचे हुए हैं बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं 4,99,000 जो समथिंग, उन बच्चों का क्या होगा? देखो सर, अगर वो तैयारी नहीं करेगा सरकारी नौकरी की तो फिर उसे कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम करेगा तो उसे नौकरी करनी पड़ेगी। तो दिक्कत ये है कि जो युवा है उसको भी मज़ा आ रहा है ना, कुछ नहीं करना, घर से पैसे आ रहे हैं 10,000 रुपये, बढ़िया मज़े ले रहा है, वो बाहर में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी तो जो वो महत्वाकांक्षा वो बढ़ती जा रही है। जैसे 10,000 रुपये घर से आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं, 20,000 रुपये आ रहे हैं। कभी बोलता है कि मुझे ये लेना है, कभी बोलता है मुझे ये लेना है। मैं आपको एक वो वाक़या बताता हूँ कि मेरे ही कोई एक जानकार है, तो उसने घर पे फ़ोन किया कि मुझे पापा टैबलेट लेनी है। तो पापा ने सोचा कि बेटे को टैबलेट वो लेना है पढ़ाई करने के लिए, जबकि उसने कहा था कि मुझे टैबलेट लेनी है, उसकी क्या बोलते हैं, उसको बुखार आ रहा है उसकी। तो घर वालों ने फट से उसके 30,000 रुपये डाले। अब वो 30,000 रुपये उसने गोली तो ली 30 रुपये की, और वो 30,000 रुपये में उसने बढ़िया दोस्तों को बार में बिठाया, वहाँ पे अच्छा खासा वो किया। तो अब देखो परिवार वाले भी इसके साथ है, युवा की गलती नहीं है, ये परिवार वालों की भी गलती है। तो सर ये 30,000 रुपये आने के बाद वो बच्चा सोचा होगा ऐसी बुखार मुझे हमेशा आए और हर बार मुझे 30,000 की टैबलेट लेनी पड़े। चलो हम इतने, मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए तो उसके रिश्तेदार उसका स्टेटस ऐसा बना देते हैं जैसे उसने चांद पे प्लॉट ले लिया हो। देखो क्या है कि सर, जैसे अभी जो सरकारी नौकरी लगने वालों का रेशियो बहुत ही कम है, क्योंकि 5 लाख फॉर्म आते हैं, 100 बच्चे नौकरी लगते हैं, तो वो 100 चांद पर प्लॉट लेने के बराबर ही है, वो उससे कम भी नहीं है। तो सर कई बार मैंने देखा है कुछ बच्चे इतने एग्जाम की तैयारी करते हैं, इतने सालों से लग रही है एग्जाम से, उनके पास एडमिट कार्ड की आप कॉपी देखोगे ऐसे लगेगा जैसे उनने कोई स्टेशनरी की शॉप खोल रखी है। तो सर वो जो पेरेंट्स होते हैं उनको दिखाना पड़ता है ना कि देखो मैंने इसका फॉर्म भरा, इसके 2,000 रुपये लगे, इसके 4,000 रुपये लगे, इसके 3,000 रुपये लगे, तो वहीं से तो फिर फंड आएगा। अगर वो दिखाएगा नहीं तो वो आएगा नहीं। फॉर्म भरने में क्या जाता है, आजकल तो गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है। अब दूसरी बात कि अगर वो घर वालों को नहीं बताएगा कि मेरा ये एग्ज़ाम है, मेरा ये एग्ज़ाम है, तो घर वाले कहेंगे बेटा बैग पैक करके यहाँ आ जाओ और दिहाड़ी करो अपने। नहीं सर ये बताइए मुझे, आजकल ये शर्मा जी का बेटा कौन है जिसके उदाहरण दिए जाते हैं कि शर्मा जी के बेटे ने फलाना कर दिया? ये शर्मा जी के बेटे कहाँ और कहाँ रहते हैं, कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? आप हो, आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आपके बगल वाले घर में ही रहते हैं। आप अगर नोटिस करो तो ये एक वो धारणा बना दी गई है कि जैसे बगल वाले का बेटा है उसके 80% आए तो मेरे 81% आने चाहिए, ये है। तो वो कंपेयर किया जाता है शर्मा जी के बेटे से, वो एक काल्पनिक है शर्मा जी का बेटा। हर कॉलोनी में एक शर्मा जी का बेटा होता है, जैसे उसका सिलेक्शन हो जाएगा मानो वो पूरे कॉलोनी के अंदर कैरियर काउंसलर बन जाएगा। सब उसको उदाहरण देंगे, शर्मा जी के बेटे ने ऐसा कर दिया, शर्मा जी के बेटे ने फलाना कर दिया, ये कर दिया। अरे कम से कम उस शर्मा जी के बेटे से तो पूछो क्या वो चैन से जी रहा है, ये तो पूछो, उसके स्ट्रगल को पूछो। इंडिया में कुछ लोग जिम की लेते हैं, रिन्यू, वो जो मेंबरशिप लेते हैं, रिन्यू करवाते हैं हर साल। लेकिन आजकल जो युवा है वो जिम की मेंबरशिप रिन्यू तो कराता नहीं है, वो अपने एग्जाम की रिन्यू कराता रहता है कि इस साल ये एग्जाम हो गया, नेक्स्ट साल ये होंगे। ऐसा क्यों? सर उसके पीछे भी कुछ कारण है
जैसे जिम की मेंबरशिप रिन्यू करवाता है, तो उसमें भी कोई वो बड़ी बात नहीं है, वो जिम के पैसे देता है, जिम तो जाता ही नहीं है, आपको भी पता है ये बात। और ये अलग है कि अंडे डेली खाता है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है जिम प्लस अंडे, तो जिम तो हो जाता नहीं, अंडे खाता है। तो इससे ठीक है कि कम से कम वो फॉर्म ही भर रहा है, तो रिश्तेदारों को कहने के लिए हो जाएगा कि ठीक है मैंने वो फॉर्म भर रखा है। कोई घर पे जाएगा तो रिश्तेदार पूछेंगे क्या कर रहा है, कि बेटा तैयारी कर रहा हूँ। 2 साल बाद फिर पूछेंगे क्या कर रहा है, तो बेटा बोलेगा तैयारी कर रहा हूँ। तो किसकी तैयारी कर रहा है, हर बार पूछते हैं, तो हर बार नया बताना पड़ता है ना। अभी कोई गांव गया तो क्या अभी मैं आईएएस की कर रहा हूँ, 2 महीने बाद आईएएस का एग्जाम हो गया, अब किसकी कर रहा है, तो क्या मैं आरएएस की कर रहा हूँ, फिर किसकी कर रहा है, मैं एसआई की कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा नया बताते हैं तो क्या वो ठीक रहता है। अब बार ही बार एक ही चीज़ बताए, आईएएस की कर रहा हूँ, आईएएस की कर रहा हूँ, तो रिश्तेदार भी बोलते हैं कि अरे तू रहने दे, क्या आईएएस कर रहा है। तो उसमें क्या अलग अलग बताता है, थोड़ा वो रहता है कि हाँ यार, पूछने वाले को भी मज़ा आता है कि यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई करता है यार, अलग अलग लेके आता है ये मतलब एस्पिरेंट अपने समय के साथ अपने आप में अपडेट करता है। एक मैं उदाहरण दूंगा, एक बच्चा जिसने इतने फॉर्म भरे एग्जाम के अंदर, इतने एग्जाम दिए, उस स्कूल के इन्विजिलेटर ने बोल दिया भैया आप एस्पिरेंट हो या स्कूल का स्टाफ हो। तो सर आप बताओ, क्या गवर्नमेंट जॉब ही सक्सेस है, या उसके दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो और कहीं भी काम करे, अच्छा कर सकता है अपना भविष्य निर्माण। सर गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ज़रूरी हो गई है आज के टाइम को देखें तो। गवर्नमेंट जॉब के बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप किसी शादी में भी जाओगे, किसी पारिवारिक फंक्शन में, तो वहाँ भी आपके रिश्तेदार आपको पूछेंगे कि क्या कर रहे हो। तो गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक पिता है, उसके 2 बेटियां, 2 जवाई है, एक प्राइवेट में एक सरकारी में है। तो जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाला है उसे अलग ट्रीट मिलेगा, प्राइवेट वाले को अलग ट्रीट मिलेगा। तो ये भी डिफरेंस है। तो इस तरीके से अपन देखें तो सरकारी जॉब होना तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम को देखें। तो अगर आप सरकारी जॉब है तो वो एक कलेक्टर से भी कम नहीं है, तो वहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत है। तो उस वजह से, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो वैसे प्राइवेट वाला ठीक है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। उसके अगर 20 लाख का ही पैकेज है तो उसको कहता है तेरे को तो 2 महीने बाद ही यहाँ से टिक लग सकती है, तेरा कोई वो परमानेंट नहीं है। उसको तो एक अग्निवीर की तरह समझा जाता है कि ये अग्निवीर है और इसको कभी भी टिक लगाई जा सकती है और ये कभी भी घर पे आ सकता है। कि आपने बताया अग्निवीर की बात ली, तो देखो अग्निवीर और प्राइवेट जॉब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो अग्निवीर वाले हैं उनको एमपी जाना पड़ता है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्या एमपी में जॉब का अलग से प्रावधान है अग्निवीर के लिए? आप जो ये पूछ रहे हो या तो आप ना समझो और या मुझे ना समझते हो, लेकिन जनता जो है ना, ऑडियंस जो बैठी है वो समझदार है। कि जो आपने ये कहा ना कि जो अग्निवीर हैं उनको एमपी में जॉब मिलेगी क्या, तो उनको एमपी में जॉब तो नहीं लेकिन दुल्हन मिलेगी उनको। तो सीधा सा बात ये है कि देखो क्या बोलते हैं, अभी की स्थिति देखूँ ना, बताऊँ मैं तो समाज में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अग्निवीर है ना, जब उसके लिए लड़की का बाप जाता है रिश्ता लेके, तो वो ये कहता है कि अग्निवीर में अच्छा तो ऐसे करते हैं अपन, लड़का तो ठीक है, इसको देख लिया है, फिट है, बाकी सब कुछ ठीक है, हाइट वाइट भी ठीक है, कलर भी ठीक है, अपन ऐसे करते हैं 4 साल तक वेट करते हैं, अगर लड़का परमानेंट हुआ तो कर देंगे और नहीं तो फिर आप कोई और देख लेना। बाकी इन्होंने कहा है कुछ एमपी बिहार के बारे में, वो हमें ऑडियंस बताएंगे कि वाकई से सच्चाई है या नहीं है इस बारे में। सर ये बताइए मुझे कि आजकल कोई नई वैकेंसी आती है, वो एस्पिरेंट को पता नहीं चलता, लेकिन उसके घर वालों को पता चलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। फिर घर वालों फ़ोन आते हैं कि पेरेंट्स का फॉर्म भर दे। बच्चा बोलता है कि मैं उसकी एलिजिबल नहीं हूँ, मैं तैयारी और किसी कह रहा हूँ। मतलब फॉर्म भरने में जाता क्या है, ऐसे करके तो फॉर्म भरवाते हैं। देखो सर क्या होता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो एक आवश्यकता से ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो जैसे अपने मारवाड़ी में कहते हैं एक डेढ़ सियाणा वर्ड है, तो जो पेरेंट्स है वो डेढ़ सियाणा हो गए हैं। तो डेढ़ सियाणा तो थोड़ा खाएगा ही खाएगा, तो दिक्कत यहाँ आ रही है। एक सर इंडिया के जो रिश्तेदार हैं वो जो भी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी है उनसे भी ज़्यादा, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो उनसे भी शार्प है। तो पता कर लेते हैं कि बच्चा किसकी तैयारी कर रहा है, किसकी नहीं कर रहा है। जब बच्चा नाकाम होता है तो उसके बारे में बोलते हैं कि बच्चे ने मेहनत नहीं की, और जैसे ही बच्चा सफल होता है तो कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि बच्चा ज़रूर आगे बढ़ेगा, आगे निकलेगा। सर जैसा कि आपने बताया, इसके ऊपर सीधा सा मैं 2 शब्द कहूँगा कि आजकल के जो रिश्तेदार हैं वो बिन पेंदे के लोटे हैं, तो किधर भी लुढ़क सकते हैं, उनका कोई वो स्थायित्व नहीं है। तो आजकल के जो रिश्तेदार हैं, मेरा यही कहना है उनसे युवा बच के रहे।
उनको मुंह ही नहीं लगाए। एक सर पेरेंट्स बच्चों में दबाव डालते हैं कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर लें, क्या कहेंगे लोग। सर वो लोग हैं कौन जो क्या कहेंगे लोग करते हैं? वो कौन 4 लोग हैं? वो 4 लोग कोई और नहीं है। एक तो जो युवा है उसका चाचा है, एक उसकी बुआ है, एक उसका मामा है और चौथा उसकी मासी है। ये 4 लोग हैं। देखिए दोस्तों, गजेंद्र सर ने बताया इन 4 लोगों को आज रिवील कर दिया है, और काफ़ी टाइम से ये एक वो खोजबीन चल रही थी कि वो कौन है वो 4 लोग। तो आज हमें 4 लोग मिल गए हैं, तो इसके लिए मैं शुभकामना दूंगा सर को, क्योंकि 4 को ढूंढ निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर एक चीज़ और बताओ मुझे कि हमें युवाओं को क्या ट्रेन करें कि जो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागे, प्राइवेट भी करे। ऐसा क्या करें जिससे कुछ परिवर्तन आए समाज के अंदर, एक अच्छा संदेश जाए? देखो, सबसे पहले तो आप युवाओं को ये संदेश दे कि आप जिस दिन से तैयारी स्टार्ट करते हैं उस दिन रिश्तेदारों को ब्लॉक करें। सबसे पहले तो जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उन सबको ब्लॉक कर दो। उनसे कभी बात नहीं करनी है, उनसे कोई संपर्क नहीं रखना है। पहली बात तो ये करें। उसके बाद वो टारगेट फिक्स करे कि मुझे इसी की तैयारी करनी है और मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। और तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, उसके 3 सूत्र है: धैर्य, अनुशासन और नियमितता। ये अगर 3 चीज़ें होगी तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक थोड़ा गंभीर है और हंसी मजाक के साथ चल रहा है, तो लेकिन आप इसको गंभीरता से लें, आप इसको हंसी मजाक में नहीं लें। सर बताइए, बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं तो बच्चे 2 प्रकार के लाइब्रेरी में होते हैं। एक बच्चा तो पढ़ने जाएगा, दूसरा बच्चा इसलिए जाएगा कि दूसरा बच्चा क्या पढ़ रहा है उसको देखने जाएगा। तो ये क्या वाकई ऐसा है? जो प्रजाति पाई जाती है अभ्यर्थी की, वो ये होती है कि एक वो गुरु ज्ञान होता है, एक ज्ञानी होता है, हर लाइब्रेरी में पाया जाता है। वो ये सोचता है, कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो उसको वो ये कहता है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तुम्हें कोई भी बुक चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो इन तरीके से के जो है ना, ज्ञानी जो इंसान होता है उससे एक बच के रहे आप, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और एक जो होता है वो तीसरा, वो ये देखता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मेरा कोई दोस्त बन जाए, मुझे कोई पैसे दे दे, तो एक वो होता है। तो इस तरीके से कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है अभ्यर्थियों में। तो ये है कि ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए अभ्यर्थियों में। उनको सिर्फ अपना वो ध्यान रखना चाहिए कि मेरा फोकस क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लेना है। लेकिन आजकल ये बच्चा ही नहीं है, जैसे आजकल के रिश्तेदार है वैसे ही अभ्यर्थी है। इसमें रिश्तेदारों की भी दोष नहीं है, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए देखो, मैं आपको बताऊं ना, तो सामूहिक रूप से अभ्यर्थी के माता पिता और अभ्यर्थी के रिश्तेदार, ये सभी लोग शामिल है। क्योंकि अभ्यर्थी के माता पिता को जागरूक होना चाहिए कि मेरा जो बेटा है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। दूसरी बात, अभ्यर्थी को अवेयर होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए निर्धारित कि मुझे जाना है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि मुझे वहाँ जाना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी है वो चाहे कुछ भी करे, चाहे वो पढ़ाई करे, चाहे बदमाशी करे, चाहे कुछ भी करे, उसमें अव्वल दर्जे में आए। सर बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लाइब्रेरी के अंदर 2 घंटे, और उन्हें मोटिवेशनल वीडियो देखने का बहुत शौक है। वो इतना मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे 6-6 घंटे, और उसमें वीडियो देखेंगे कि हाउ टू क्रैक एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट। और जिसका वीडियो देख रहे हैं उस बंदा खुद उसका 6ठी बार में अटैम्प्ट क्लियर हुआ है। तो इससे कहीं भटकाव नहीं हो रहा बच्चों का? देखो सर, इससे भटकाव तो नहीं हो रहा, इससे ये है कि उस अभ्यर्थी का टाइम पास हो रहा है। वो 24 घंटे जा रहा है लाइब्रेरी, तो 24 घंटे तो पढ़ नहीं रहा। आपने जैसा बताया वो 2 घंटे पढ़ता है, तो बाकी के 22 घंटे क्या करे? उस 22 घंटे में वो क्या करेगा? थोड़ा सोएगा, थोड़ा वीडियो देखेगा, ताकि उसके क्या 22 घंटे फुलफिल हो जाए। एक सर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे हमेशा एक आईपीएल की तरह हो गए सर। वो हर बार सोचता है इस बार हमारा होगा। जैसे आईपीएल की टीम सोचती है कि इस बार कप हमारा होगा, वैसे ही सरकारी नौकरी के बच्चे सोचते, तैयारी करने वाले सोचते हैं कि इस बार सिलेक्शन हमारा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस नेक्स्ट ईयर की तरफ वो पोस्टपोन हो जाता है। इसके पीछे सर ये कारण ये है कि सरकारी नौकरी कोई हलवा तो है नहीं जो आपने लिया और खा लिया। इसके पीछे भी प्रयत्न करने पड़ते हैं। प्लानिंग तो करते हैं आजकल के युवा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो इस वजह से नहीं होगा। हलवा तो होता, काश तो वो लेके खा लेते। एक सर बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आता है, जो सिलेबस आता है, वो इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं करते जितना वो अपना टाइम टेबल बार बार अपडेट करते रहते हैं। इस तरीके से पढ़ूंगा, ऐसे करूँगा। इसके पीछे का कारण ये है कि जो
बच्चे प्लान बनाते हैं, डेली प्लान बनाते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। वो सिर्फ वहीं तक पहुंचे कि प्लानिंग करनी है, उसको एग्जीक्यूशन पे तो पहुंचे नहीं है। वो अपना जीवन ही प्लानिंग में निकाल देंगे, योजना बनाने में। तो हमें बच्चों को में कैसे ये संदेश जाना चाहिए, कैसे हम इसको एक अवेयरनेस प्रोग्राम की जैसे हम इनको करें कि बच्चों गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं है, प्राइवेट जॉब भी है, बिजनेस भी है, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स आ रही हैं, स्टार्टअप है, एमएसएमई है, उनसे हम अवेयर करवाएं, उनके थ्रू हम इंडस्ट्री सेटअप करें, स्टार्टअप करें जिससे रोज़गार मिले। तो इस पे हमें कैसे काम करना चाहिए? उनको कहीं भी सरकारी नौकरी ही जीवन नहीं है। आपने सरकारी नौकरी खूबियाँ गिना दी, तो हमने पोस्ट कार्ड इसलिए लाए थे कि बच्चों में ये लगे कि सरकारी नौकरी ही क्यों, भाई प्राइवेट नौकरी में भी खूब जीवन अच्छा है। लेकिन आपके द्वारा दिए गए शब्दों से लग रहा है कि बच्चे और ज़्यादा सरकारी नौकरी और झुकाव होगा। तो सर उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पॉडकास्ट का जो विषय रखा है आपने कि सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए बेटी के बाप को, तो जो बेटी का बाप है उसे अपनी जो वो है सोच उसको बदलना होगा कि जी। मुझे सरकारी जमाई नहीं चाहिए, मुझे जो प्राइवेट जमाई है उसे भी दे दूंगा, लेकिन मैं योग्य को दूंगा, अयोग्य को नहीं दूंगा। तो पहले तो उसको परिवर्तन करना होगा। उसके बाद जो अभ्यर्थी है उसे ये सोचना होगा कि मुझे अब है ना सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अब आजकल जो समाज है वो प्राइवेट नौकरी वालों को भी अपनी लड़की दे रहा है, तो मैं प्राइवेट नौकरी में भी अपनी योग्यता साबित कर सकता हूँ, वहाँ पे भी अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। तो इस तरीके से अपने को समाज में ये परिवर्तन लाना होगा। और उसके बाद सरकार को पंपलेट छपवाने होंगे कि अब आज के बाद प्राइवेट नौकरी वालों को बिहार और एमपी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानना चाहूँगा, एक जो गवर्नमेंट नौकरी तैयारी कर रहा है वो उसका प्रेशर जानना चाहता हूँ, उसकी व्यथा, वो उसकी जो पीड़ा है वो आप बताइए मुझे, क्या पीड़ा? देखो, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसकी कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा उसकी होती है जो वो कोई दिहाड़ी कर रहा होता, उसके पास अच्छा तो पैसा आता है महीने का, अच्छा वो अय्याशी करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पीड़ा तो तब होती जब घर से पैसे नहीं आते, उसे कहीं काम करना पड़ता, नौकरी करनी पड़ती और उसके बाद वो पढ़ाई करता, तब उसे पीड़ा होती। अभी तो उसका जो जीवन है ना वो आनंद में हो रहा है। और जो कहावत भी है कि बाप के पैसों पे जो बेटे मजा करता है वो कभी मजे नहीं होते। सर सभी बच्चे ऐसे नहीं होते। मैं मानता हूँ 100 में से 5 से 10 बच्चे हो सकते हैं जो आप कह रहे हो उसके अनुपालन कर रहे हो। बाकी बच्चे सर काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लाइब्रेरी में 16 घंटे पढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन आप सभी बच्चों को एक ही तराजू में तोल रहे हैं, यह कहाँ उचित है? सर आपने जो कहा ना कि 100 में से 95 बच्चे, जो आपने कहा वो डाटा थोड़ा मिसमैच कर दिया, अलग कर दिया। 100 में से 5 बच्चे सीरियस होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। 95 बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बगल वाली लड़की है उसका हाथ पकड़ने में रह जाते हैं, रील्स बनाने में रह जाते हैं। ये हो रहा है। लाइब्रेरी में आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा क्या होगा। आजकल रील्स आ रही है, आप रील्स नहीं देखते लगता है। लेकिन मुझे बताओ सफलता क्या है इसमें एग्ज़ाम में? कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम क्रैक किया वो सफल है, और जो उससे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ और 1 नंबर से रह गया वो असफल है। क्या उसने तैयारी नहीं की? सर इसके भी अलग अलग पहलू है। अगर आप सफल होते हो तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने तैयारी नहीं की, कि बहुत ईमानदार था, बहुत मेहनती था। अगर आप फेल होते हो तो आपको पता है आपने क्या प्रयास किया, आपको सब पता है आपने क्या प्रयास किया क्या नहीं किया। युवा को सारा सब कुछ पता है। लेकिन अगर आप फेल होते हो तो सिर्फ अपने आप को पता है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन सफल होते हो तो फिर आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, नहीं तो आप पे देखो उंगली तो उठेगी, और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। सर गवर्नमेंट जॉब के बाद बच्चे से कोई पूछता है, स्ट्रेटेजी बताता है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग रही, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, तो क्या वो सच्चाई से बताते हैं कि हाँ हमने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, या वाकई वो पूरी लिस्ट शेयर करते हैं कि हमने 10 बुक पढ़ी हैं, 12 बुक पढ़ी हैं, या किसी के फोटोकॉपी के 20 पन्ने 100 पन्ने पढ़ के एग्जाम क्रैक करते हैं? सर इसके पीछे मैं आपको सच बताऊं ना, तो जो सिलेक्शन लेता है वो बुक्स पढ़ता ही नहीं है। उसके बाद में वो जाता है किसी फेलियर के पास, उससे पूछता है। जैसे कई आरएस है तो वो अपने फेलियर दोस्त के पास जाते हैं कि आप मुझे बताओ कि यार मैं कौन कौन सी बुक बताऊं। तो फेलियर बंदा उसे बताता है कि आपको जैसे इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह बतानी है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बतानी है, जो हिस्ट्री है उसकी सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा वगैरह ये बतानी है। तो उसको कुछ पता ही नहीं होता। जो सिलेक्शन लेता है वो तो ऐसे ही पास होता है, कोचिंग के नोट्स पढ़ता है, छोटे छोटे गुटके लाता है और उनको पढ़ के सिलेक्शन लेता है। और जो बुक्स पढ़ता है वो ज्ञानी हो जाता है और वो फिर वो टीचर बनता है।
मतलब एक तो आपने शब्द यूज किया गुटके, छोटे गुटके से तात्पर्य क्या है मतलब? गुटके से मेरा सीधा सा तात्पर्य ये है कि शॉर्ट और समराइज। शॉर्ट एंड समराइज नोट्स। हाँ। ओके, देखो सर ने आज एक बात अच्छी बात बोली है और उसमें व्यूअर्स आप कमेंट जरूर करना कि इसमें कितनी सच्चाई है। सर कह रहे हैं कि जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है गवर्नमेंट एग्जाम में, वो पहले जो सफल स्टूडेंट है उससे ना मिले, मतलब फेलियर बच्चे से जाके मिले कि तूने कैसे तैयारी की, वो कैसे फेल हुआ, उसको वो बताता है कि मैंने ये बुक्स पढ़ी और मैं फेल हो गया। तो वहीं से वो अपना एनालाइज कर लेता है कि भाई इतनी बुक्स पढ़ने से बच्चा फेल हो गया, इसका मतलब मुझे कोई दूसरी टेक्निक अपनानी होगी। और वहीं से ही वो कोचिंग के नोट्स या जो सर कह रहे हैं कुछ शॉर्ट एंड समराइज नोट्स और स्मार्ट स्टडी, ये प्लानिंग से करके वो सिलेक्शन ले लेता है वो। तो ये अच्छी बात बोली। व्यूअर्स इस पे आप बताना कि क्या वो इस पे सच्चाई है। और एक सर ने बात बोली कि जो बच्चा एग्जाम में फेल हो गया और वो एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहा है, अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट दिए जा रहा है और बुक्स पढ़े जा रहा है, वो नौकरी पे तो नहीं लग पाता है लेकिन टीचर बन जाता है। तो टीचर बन जाता है, इसका मुझे बताओ क्या वो कोचिंग क्लासेस में टीचर बनता है? वो कोचिंग क्लासेस में भी बन जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, कहीं भी टीचर बन जाएगा। समाज में भी टीचर बनेगा, वो रिश्तेदारों का भी टीचर बनेगा, वो सबका टीचर होता है। मेरा कहने का मतलब यही है, जो फेलियर है वो टीचर है, और उससे अच्छा टीचर जो सक्सेस वाला है वो हो ही नहीं सकता। आज हमें गजेंद्र सर से मिले और सर ने सरकारी ही नौकरी ही क्यों, इस पे चल रहे वर्तमान परिदृश्य के अंदर जो क्रेज है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा करी भी, इसको हंसी मजाक के अंदर। लेकिन ये जो विषय है बड़ा गंभीर है और इस गंभीरता के जो विषय को हमने बिल्कुल सरल और हंसी मजाक में इसको हमने समझा। और लेकिन सॉरी गंभीरता से ही लें, आप इस गंभीरता से ही लें क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सीरियस टॉपिक है। लेकिन इन्होंने जो शब्द बोले उन पे आप कितने सहमत हैं उसके लिए मुझे आप कमेंट करें। मेरी जो है राय ये है कि गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है ठीक है, बाकी आपके पास अनेक संभावनाएं हैं। जैसे प्राइवेट जॉब भी खूब अच्छी अच्छी हैं, गवर्नमेंट अपने बिजनेस वगैरह भी हैं, सरकार की योजनाएं भी हैं, उन पे भी आप एक बार विजिट करिए, फाइंड आउट करें और उनको भी आप इस पर अमल करें और ये जो भी छोटे मोटे स्टार्टअप हैं, बिजनेस है, वो रन करवाएं। गजेंद्र सर लास्ट बार आप कुछ कहना चाहते हैं युवाओं को जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग रहे हैं, उनको क्या बोलना चाह रहे हो आप? देखो, मैं सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी है या युवा है उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को ये कहे कि बेटा तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा तुम्हें जो भी नीड है वो आप हमें बताओ। तुझे गर्मी लग रही है, एसी लगानी है तो तू हमें बता, हम तेरे को एसी लगाएंगे। तेरे को शादी की जल्दी है तो तू हमें बता, हम तेरी शादी करवा देंगे। तू दूसरे चक्रों में मत पड़, वहाँ पे जो लाइब्रेरी में कर रहा है वो मत कर, और सिर्फ तुझे पढ़ाई करनी है। दूसरी बात कि युवा को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मैंने अभी जो 3 मंत्र बताए, धैर्य, अनुशासन और नियमितता, इन तीनों को फॉलो करे तो वो एक दिन जरूर सफल होगा। हो सकता है कि देर सवेर हो सकती है, लेकिन एक दिन वो जरूर सफल होगा। तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने हमारी बातें सुनी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम वापस आपसे मिलते रहेंगे नए टॉपिक के साथ, फिर नए गंभीर मुद्दों पे चर्चा करेंगे, हंसी मजाक के साथ, नई हस्ती के साथ।